नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इतिहास का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम आपको सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। क्वेश्चन 1 है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थान की खोज की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर, ठीक है, हड़प्पा स्थान की खोज की गई थी। हड़प्पा एक सभ्यता है और हड़प्पा एक स्थान है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हड़प्पा एक सभ्यता भी है और हड़प्पा एक जगह भी है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में पड़ता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नान घर यानी कि नहाने का जो घर होता है वो भी बड़ा, तो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो वो मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नान घर प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो भी है, ठीक है, यानी कि पूछा जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो आप बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल ऑप्शन ए है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे आपके 2025 का, ठीक है, 2025 का जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में हैं और 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यही सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चंस है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हड़प्पा आपको हम ऊपर में अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि हड़प्पा क्या है। हड़प्पा एक स्थान है जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर में आता है। जैसे कि ये एक हड़प्पा सभ्यता है और यहाँ पर हड़प्पा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा सभ्यता पूछे जाए तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो अभिलेख थे उसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे, ठीक है। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में टोटल 16, ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चंस को एकदम आप लोग रट जाइए, यही सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में। कहाँ थी? तो राजगृह में थी मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 8 नंबर है, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? यानी द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लोहयुगीन नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहयुगीन नगर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? यानी भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन शासक कहा गया है। तो 10 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं 11 नंबर, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वो थे बाणभट्ट,
ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास जी ने किए थे। किसने किए थे? वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किए थे। अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये सब क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को पहले से भी पता होंगे, और जिनको नहीं पता तो देख लीजिए। तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। और ये सब क्वेश्चंस एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है, इस सबको एकदम रट लीजिए। यही सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छा से आप लोग परफॉर्मेंस कीजिएगा अगर अभी से हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किए गए हैं? तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग, कुल, ठीक है, कुल जो होता है, कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो परिवार के लिए। परिवार यानी कि उसका जो कुल कैसा होता है, कहा जाता है कि कुल कैसा है, ठीक है, तो परिवार शब्द के लिए। अगला प्रश्न 15 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बच्चों महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो टोटल 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, तो 16 का भी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर, महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? यानी कि महाभारत को फारसी शब्द में जब अनुवाद किया गया तो इसका मतलब नाम क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा रजमनामा, ठीक है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन में, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है क्या कि सांची जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन से भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सांची कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पूछ रहा है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन में स्थित है। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध पे हर बार झारखंड बोर्ड में क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप लोग एकदम रट जाइए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये पावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावा एक जगह है। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं 21 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ था, ठीक है। वैशाली में हुआ था और गांव का नाम कुंडल ग्राम था, ठीक है। तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल-बरूनी का जो जन्म है वो खवारिज्म, ठीक है, खवारिज्म। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, खवारिज्म, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब, ठीक है, अल-बरूनी एक पुस्तक, अल-बरूनी का पुस्तक, ठीक है, उल हिंद का रचना किस भाषा में की गई थी? तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस कि अल-बरूनी का जो पुस्तक का नाम क्या था? तो उल हिंद बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। अल-बरूनी का पुस्तक का क्या नाम था? तो उल हिंद। क्या नाम था? उल हिंद। इसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो इसकी जो रचना है अरबी भाषा में की गई है, अरबी भाषा में। तो आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उल पुस्तक की रचना, उल हिंद पुस्तक की रचना किस भाषा में की गई है? तो
अरबी भाषा में। तो क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि जैसे आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। अब जैसे पुस्तक का नाम ही पूछ रहा, पुस्तक का पूछा जा रहा कि पुस्तक का किस भाषा में किया गया है, तो अलबरूनी का पुस्तक, अलबरूनी का नाम बता दिया गया है। सिर्फ आपसे पूछ दिया जाएगा उल हिंद किस भाषा में रचा गया है, तो वो भी आपको, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 24 नंबर, अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे, यानी कि अलबरूनी को किस भाषा की जानकारी नहीं थी, तो अलबरूनी की जो है यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था अलबरूनी को। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो इब्न बतूता जो है वो रिहला, ठीक है, रिहला पुस्तक की जो है रचना की थी। ठीक है, रिहला आपसे पूछा जाएगा, आपसे इस तरह से भी पूछा जाएगा कि रिहला जो है वो किसकी रचना है, वो किसकी रचना है, तो आप बता दीजिएगा इब्न बतूता। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आपको आंसर से पूछ दिया जाएगा या फिर उधर से जिस तरह से पूछ रहा है वैसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी वर्नियर कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांसीसी वर्नियर जो थे वो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था, तो एक सती प्रथा हुआ करता था। ठीक है, सती प्रथा जो कि 12 वर्ष की एक बालिका को सती होते देखा था। ठीक है, तो कौन देखे थे, तो वर्नियर। ठीक है, वर्नियर ने देखा था, यहाँ पर वर्नियर लिख लीजिएगा। ठीक है, पर लिखा गया है वर्नियर। ठीक है, इस तरह से होगा वर्नियर, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्नियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में उत्पन्न कहाँ से हुई, यानी कि भक्ति आंदोलन जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुई थी, तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई थी। कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो गुरु नानक का जो जन्म है वो कब हुआ था ना, तो गुरु नानक का जो जन्म है 1469 में हुआ था, 69 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, पीर का अर्थ है, तो पीर का जो अर्थ होता है वो गुरु होता है, गुरु को पीर भी कहा जाता है। पीर का जो अर्थ होता है गुरु होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 31 नंबर है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरगाह वो दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 32 नंबर प्रश्न है, कबीर के दोहे कहाँ संकलित हैं, तो कबीर दास जी के जो दोहे हैं वो बीजक ग्रंथ में संग्रहित हैं। ठीक है, बीजक ग्रंथ में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 33 नंबर, विजयनगर के संस्थापक कौन थे, तो विजयनगर के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का, तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 34 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय थे। ठीक है, कृष्ण देव राय, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय थे। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई, तो तालीकोटा की जो लड़ाई है वो 1565 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी तालीकोटा की लड़ाई, 1565 ईस्वी में, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, इटली यात्री निकोलो कोटी की किस राजा के शासक काल में आया था, यानी कि एक इटली के यात्री था, निकोलो कोटी नाम था, वो किसके शासक में आया था। ठीक है, किसके शासक में आया था, तो वो देवराय प्रथम के शासक में आया था। ठीक है, देवराय प्रथम के शासक में। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुई थी, 1336 ईस्वी में। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न,
सालुब वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालुब वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं सालुब नरसिंह, ठीक है, सालुब नरसिंह को सालुब वंश के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि इन्हीं के नाम पर इनका वंश का नाम भी है, ठीक है, सालुब वंश। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न, तुलुब वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुलुब वंश के जो संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे, ठीक है, वीर नरसिंह तुलुब वंश के संस्थापक थे। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 40 का, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की जो रचना है अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा की जो रचना है अबुल फजल ने किए थे अकबरनामा की रचना, ठीक है, याद रखिएगा एकदम। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चंस 2025 का जब आपका एग्ज़ाम होगा तो यही सब क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद आईनी ए अकबरी किनके भागों में विभक्त है? यानी आईनी ए अकबरी, ठीक है, कितने भागों में, ठीक है, कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में ये लिखा है? तो 5 भागों में आईनी ए अकबरी विभक्त है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न 42 नंबर, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? यानी जब मुगल काल चलता था, मुगल का शासक चलता था, तो उस समय भारत में सबसे ज़्यादा फसलें कौन सी उगाई जाती थी? तो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ठीक है। तो चावल, गेहूँ, बाजरा इत्यादि ये सब जो है ज़्यादा उगाए जाते थे। उसके बाद अगला प्रश्न 43 नंबर, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर एक ऐसे मुगल शासक थे जो कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिए थे। क्या किए थे? प्रतिबंध, यानी कि बंद कर दिए थे तंबाकू को, अपने शासन में बंद करवा दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, बाबर को, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म कब चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही, ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म कब चलाया? तो इन्होंने 1581 में चलाया। तो बी है इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो है क्या था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासक व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? तो बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 48 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 49 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग्स, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग्स जो है वो भारत का गवर्नर थे जो, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी है वो मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। तो अभी हमने टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह का सभी सब्जेक्ट के लिए हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो लाएंगे आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।